Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and I am a chartered accountant. And these are the lectures for information system audit, which we intend to make it easier because in the study material, it's not given in a lucid manner and in a manner where one can understand the concept very easily. क्योंकि स्टडी आप पढ़ते हो तो वो लगता है कि कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया गया है, तो एक उसमें कई बार बहुत जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो दे आर डिफ़िकल्ट एंड एक लॉजिकल वे नहीं बना हुआ है, एक फ्लो नहीं है हमारी स्टडी में. तो बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट अ एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसलिए ये मटेरियल उनकी सहूलियत के लिए. तो माई नंबर इज़ 9899123008. एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट मी and if they need my help, any kind of a professional help in and around Delhi, they can call me up also. So हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने फ्लैट फाइल सिस्टम पढ़ा और ये पढ़ा कि सबसे पहले फ्लैट फाइल सिस्टम्स था और फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया. फ्लैट फाइल सिस्टम में अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते थे. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब आया तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो रहा ही रहा, और उसके बाद अपने DBMS सॉफ्टवेयर्स इंट्रोड्यूस हुए. तो किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, उसे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप. और दूसरा जो होता है डेटाबेस होता है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी होता है डेटाबेस, जिसमें डेटा रिडेंडेंसी बहुत कम होती है, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा कम होता है. और आज की डेट में RDMS, जहाँ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया गया है, वहाँ पर टेबल्स के फॉर्म में उसे रिकॉर्ड किया जाता है. पहले उसे रिकॉर्ड्स में रखा जाता था, अब वो टेबल फॉर्म में रखा जाता है. और टेबल्स आपस में एक कोरिलेशन होता है इसमें. तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा था DBMS आर्किटेक्चर, व्यू या स्कीमिया. तो उसमें तीन टाइप के तीन चीज़ों के तीन लेयर्स कह सकते हैं, उसे उस रूप में डिस्क्राइब किया था. एक्सटर्नल स्कीमिया, कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया और इंटरनल स्कीमिया. तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया हमने ये बताया था कि ये एब्स्ट्रैक्ट वे देता है डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने का. अब एब्स्ट्रैक्ट वे क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट वे का मतलब एक मेंटल मॉडल, एक विजुअल मॉडल. फॉर एग्जांपल आप बैठते हैं, सोचते हैं और एक पहले एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं, फिर एक लॉजिकल मॉडल बनाते हैं और फिर उसे फिजिकल मॉडल से मैप करते हैं. तो यानी एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल, एक कॉन्सेप्ट, ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपने बनाया. उसके बाद आपने एक लॉजिकल मॉडल बनाया, एक पेपर में ड्राइंग की. तो ड्राइंग करने वाला भी मॉडल है. तो दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक फिजिकल मॉडल होता है और एक आपका एब्स्ट्रैक्ट वे होता है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है. तो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल क्या होता है? फिजिकल मॉडल तो आपका हार्डवेयर हो गया, जब सिस्टम लग गया. एब्स्ट्रैक्ट वे वो होता है जब आप आइडिया के टाइम पर, जब आइडिया आ रहा होता है उस टाइम पर उसके बारे में सोचते हैं. तो कंसेप्चुअल मॉडल जो है वो एक मॉडल होता है DBMS का और एब्स्ट्रैक्ट वे रिप्रेजेंट करता है उसको. उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सटर्नल स्कीमिया. एक्सटर्नल स्कीमिया यूज़र व्यू देता है, यानी कि वो इंटरफेस देता है. इंटरफेस का मतलब लिंक, कि आप जब फॉर एग्जांपल बैंक में हैं तो बैंक में जा रहे हैं और बैंक में ATM में जा रहे हैं तो वहाँ पर एक इंटरफेस होगा, आप किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल स्कीमिया में आता है. फिर इंटरनल स्कीमिया में कैसे फिजिकल चीज़ें स्टोर की जाती हैं वो इंटरनल स्कीमिया में आता है. तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, हार्डवेयर क्या लगेगा, ये सारी चीज़, ये स्टोरेज लेवल व्यू को, इंटरनल या फिजिकल व्यू को, जो सिस्टम प्रोग्रामर व्यू के पास जो व्यू होगा उसे कहते हैं हम इंटरनल स्कीमिया. और मैंने ये भी बताया था कि सिस्टम प्रोग्रामर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दोनों अलग अलग होते हैं. सिस्टम प्रोग्रामर किस में काम करता है? 0101 में काम करता है, यानी कि जो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज सीखता है वो बनाता है एक बार. जैसे फॉर एग्जांपल ओरेकल बनाने वाला सिस्टम प्रोग्रामर होगा कि ओरेकल हार्डवेयर के साथ उसको मैप करेगा और ओरेकल को बनाएगा. और ओरेकल यूज़ करने वाला डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा. तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ओरेकल को यूज़ करेगा, वो एक मॉडल बनाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाएगा. उसका व्यू जो है एब्स्ट्रैक्ट व्यू कहलाया जाएगा और यूज़र का व्यू जो है आपका एक्सटर्नल स्कीमिया कहा जाएगा. इसके बाद हम चलते हैं डेटाबेस मॉडल में. जैसा कि मैंने पहले बोला था कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाएंगे, फिर एब्स्ट्रैक्शन करेंगे यानी लॉजिकल मॉडल बनाएंगे और उसके बाद उसे फिजिकल मॉडल से रिलेट करेंगे. कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने देखा है, जैसे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बनता है. तो फिक्स्ड एसेट
एसेट रजिस्टर क्या होता है कि हमारी बुक्स में होता है। तो बेसिकली हमारा जो बुक्स में जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर के उससे मैच होना चाहिए, और जो भी आइटम फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है फिजिकल वर्ड में जो भी आइटम्स हैं उसके साथ मैच करना चाहिए। तो कंप्यूटर्स अगर का टोटल अगर सपोज 1 करोड़ रुपया है तो वो बैलेंस शीट में आना चाहिए। और अगर 1 करोड़ रुपया फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में है और वो सपोज 50 कंप्यूटर या 100 कंप्यूटर की वैल्यू है या जो भी कंप्यूटर की वैल्यू है, तो वो उसको जो है वो उसकी नंबरिंग होनी चाहिए और वो एसेट के साथ मैप होना चाहिए, रियल एसेट के साथ कि कहाँ पर है, क्या लोकेशन है, तो वो फिजिकल मॉडल के साथ मैप होना चाहिए। तो बेसिकली आप हर जगह में एक चीज़ ये पढ़ेंगे कि कोई चीज़ होती है एंटिटी और ऑब्जेक्ट, बेसिकली आप ये पढ़ेंगे। तो एंटिटी और ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ होती है। असल में क्या है, जब डेटाबेस को हम डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डिसीजन मेकर को एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाना पड़ेगा, और जो कि एंटिटीज़ और उसके रिलेशनशिप के टर्म्स में एग्जिबिट होगा, यानी कि कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं और उनका रिलेशनशिप क्या है। अब एंटिटी क्या है, एंटिटी एक ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड का, जो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, उसके कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एम्प्लॉई एक एंटिटी है, दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कई एक डिपार्टमेंट में कई एम्प्लॉई हो सकते हैं, लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। उसी तरह से इन्वेंट्री एक एंटिटी है। तो एंटिटी जो है ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है, और इसके एंटिटी के सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जगह जगह पर आपको ये वर्ड आएगा, ये बड़ा ही वेग सा वर्ड है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको कई बार समझने में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, लेकिन ये इसी तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। तो एंटिटी एक, ये क्यों बनाई गई है एंटिटी, क्वेश्चन पैदा होता है आपको। एंटिटी इसलिए बनाई गई है ताकि एक एंटिटी की दूसरे एंटिटी के साथ हम रिलेशनशिप समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में कई एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो ये है वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये दोनों के रिलेशनशिप को समझने के लिए एंटिटी कॉन्सेप्ट आता है। तो एंटिटी ऑब्जेक्ट है और इस हर एंटिटी का एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, और हर एंटिटी जो है हर एक दूसरे एंटिटी एक रिलेशनशिप से कनेक्टेड हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन मोस्टली केस में हम एंटिटी बनाते ही इसलिए ताकि कनेक्शन दिखाया जा सके, कनेक्शन पैदा किया जा सके और उस कनेक्शन को अंडरस्टैंड किया जाए। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मॉडल में एंटिटीज़ होंगी, उनका अपना रिलेशनशिप होगा, वही फिजिकल मॉडल में आएंगी। तो इसमें क्या है कि अगर मॉडल हम बनाने की कोशिश करेंगे तो वेरियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप होंगे, और उस हर मॉडल में रिलेशनशिप होंगे, क्योंकि मॉडल होगा तो मॉडल में डेटा फ्लो करेगा, तो एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करेगा, तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा जो उस फ्लो को डिफाइन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट में कई एम्प्लॉय हो सकते हैं, पर एक एम्प्लॉय का एक ही एम्प्लॉय कोड होगा, तो ये दोनों फ्लो डिफाइन करेगा। यानी कि एक डिपार्टमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय के आगे कई एम्प्लॉय के आगे एक डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन कई एम्प्लॉय के आगे एक एम्प्लॉय कोड नहीं हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप पर डिपेंडेंट है। तो वेरियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं बेसिकली। 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, many to 1 हो सकता है और many to many हो सकता है। ये 4 रिलेशनशिप है। तो हमारी स्टडी में जो दिया गया है 1 to 1 रिलेशनशिप है। अगर मान लिया सपोज हर स्टूडेंट है उसका एक रोल नंबर है, हर एम्प्लॉई है उसका एक एम्प्लॉय कोड है, तो एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा, दूसरे स्टूडेंट का दूसरा रोल नंबर होगा, और एम्प्लॉई जो है अगर एक कंपनी में एक एम्प्लॉई है तो उसका एक ही एम्प्लॉय कोड होगा, दूसरे एम्प्लॉई का दूसरा एम्प्लॉय कोड होगा। तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। उसके बाद आता है 1 to many रिलेशनशिप। एक डिपार्टमेंट में कई एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो यानी अगर कोई डिपार्टमेंट है, आईटी का डिपार्टमेंट है, उसमें 10 एम्प्लॉय हो सकते हैं, और ये 1 to many है। मतलब एक कई केसेस में ये भी हो सकता है कि many to 1 रिलेशनशिप, many to 1 रिलेशनशिप इसका रिवर्स है, 1 to many का many to 1 रिलेशनशिप इनवर्स है। इसके बाद आता है जैसे फॉर एग्जांपल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब सपोज इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री और वेंडर के बीच में जो रिलेशनशिप है, इन्वेंट्री भी एक एंटिटी है, वेंडर भी एक एंटिटी है। इन्वेंट्री का भी एक एट्रीब्यूट है, उसका एक कोई एट्रीब्यूट्स होंगे। इसी तरह वेंडर के भी अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। तो एक इन्वेंट्री अगर आप परचेज़ करना चाहें तो उसके कई वेंडर हो सकते हैं, और कई वेंडर एक इन्वेंट्री दे सकते हैं।
और मल्टीपल इन्वेंटरी भी दे सकते हैं, और एक इन्वेंट्री मल्टीपल वेंडर से भी खरीदी जा सकती है। तो इस टाइप का रिलेशनशिप को मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहा जा सकता है। तो इन्हीं टाइप जो ये रिलेशनशिप है, इसमें कई तरह के डेटा मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। तो बेसिकली जो है डेटा मॉडल्स जो अगर आप DBMS पढ़ेंगे तो सबसे पहले फ्लैट फाइल सिस्टम्स आए, फिर DBMS की शुरुआत हुई 1970 के आसपास DBMS स्टार्ट हुआ। तो DBMS में बेसिकली 3 मॉडल्स आए। पहला मॉडल आया हायरार्किकल मॉडल, दूसरा है नेटवर्क और प्लेक्स मॉडल, और तीसरा है रिलेशनल RDBMS जो अब चल रहा है। तो अगर हम डेटा मॉडल की बात करें तो 3 टाइप के डेटा मॉडल हैं जो जैसे रिलेशनशिप थे, 1 to 1 रिलेशनशिप था, 1 to many था, many to 1 था, और many to many था। उसी तरीके से डेटा मॉडल 3 टाइप के होते हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क और प्लेक्स मॉडल, और रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल मॉडल। तो सबसे पहले हायरार्किकल मॉडल है। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता था कि ये ट्री स्ट्रक्चर, हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर का मॉडल है। यानी कि अगर एक ट्री है तो ये समझ लीजिए कि अगर ये मान के चलिए कि अगर मान लिया सपोज़ एक कंपनी है, तो कंपनी के अगर हम अकाउंट्स कर रहे हैं तो सबसे टॉप में उसके अगर अकाउंट्स में देखा जाएगा तो एसेट, लायबिलिटीज़, इनकम और एक्सपेंडिचर, इस तरीके से 4 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। और इन्हीं कैटेगरीज़ के नीचे आपके हर उसमें अकाउंट हेड होंगे, उन अकाउंट हेड के सब अकाउंट हेड होंगे। तो यानी एक ट्री क्रिएट हो गया, यानी कि एक उसमें कई ब्रांचेस निकल गई। एक पेड़ है जिसका नाम अकाउंट है, अकाउंट में 4 ब्रांचेस हैं, 4 पेड़ की 4 शाखाएँ, थोड़ा सा पेड़ ऊपर हुआ, उस पेड़ में 4 शाखाएँ निकली। एक का नाम एसेट, एक का नाम लायबिलिटी, या आप ये कह सकते हैं एक का नाम बैलेंस शीट और एक का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में 2 शाखाएं और निकली, एसेट एंड लायबिलिटी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 शाखाएं निकली, इनकम और रेवेन्यूज़। इनकम में तरह तरह की जो इनकम है वो निकली, और एक्सपेंडिचर में जो अलग अलग एक्सपेंडिचर है वो निकले। एसेट्स में कैश, बैंक, या आपके जो भी करंट एसेट, या सॉरी एसेट के बाद करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारी चीज़ें निकली। और दूसरी तरफ लायबिलिटी आ गई, लोन लायबिलिटी आ गई, आपके संडी क्रेडिटर्स वगैरह हो गए। तो चेन के नीचे चेन है। तो ये जो है ट्री टाइप का मॉडल था, हायरार्किकल मॉडल। और हायरार्किकल मॉडल जो है 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप को सपोर्ट करता था। तो इसमें क्या होता था कि ट्री, वो हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर होता था, इसमें नोड्स होती, ब्रांचेस होती थी। नोड जो है कलेक्शन ऑफ डेटा एट्रीब्यूट था जो कि एक एंटिटी को डिस्क्राइब करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, नोड एक कलेक्शन ऑफ डेटा एट्रीब्यूट है जो एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। यानी कि एक नोड में अगर आप पहली नोड जो आपकी निकली, एसेट की नोड निकली, तो वो एक डेटा एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करेगा। एसेट जो एक पर्टिकुलर वो उसमें सारे एसेट्स होंगे। तो एसेट्स हम जानते हैं कि कंपनी को लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट देते हैं उसे एसेट्स कहते हैं। लायबिलिटीज़ जो देनदारियां होती हैं उन्हें लायबिलिटीज़ कहते हैं। उसमें भी 2 नोड निकली होती हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी 1 साल से कम, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 1 साल से ज़्यादा। तो हर नोड पर एक एट्रीब्यूट है। तो ये एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर है। और इस ट्री टाइप के स्ट्रक्चर में क्या है कि कई करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाईएस्ट नोड को रूट नोड कहते हैं। तो रूट नोड जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में अगर बेसिकली अकाउंट है, अकाउंट में 4 नोड्स शूट आउट हुई, तो हर नोड में केवल एक पेरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप करंट एसेट्स देखें और फिक्स्ड एसेट देखें, इन सब का जो पेरेंट होगा वो एसेट होगा। और पेरेंट नोड के कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, कोई लूप परमिट नहीं होता था इसमें। और किसी भी नोड को एक्सेस करना है तो उसके पेरेंट नोड के थ्रू एक्सेस कर सकते थे। तो 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप ये कर सकता था, many to many रिलेशनशिप ये नहीं कर सकता था। तो अब क्या होता था कि इसमें अनड्यूली कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती थी, क्योंकि धीरे धीरे नोड्स बनते चले गए और इतने नोड्स बन गए कि प्रॉब्लम आ गई। अगर आपको कोई एक और नया नोड इंसर्ट करना है बीच में, मालूम पड़ा एसेट्स लायबिलिटीज़ के बीच में कोई और नोड वैसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर मान लिया सपोज़ गवर्नमेंट ने कुछ और क्लासिफिकेशन दे दिया, एसेट्स, सेमी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सपोज़ एसेट्स में उसने इंटेंजिबल एसेट्स को 3, वैसे तो वो एसेट्स में क्लासीफाइड है, कुछ समय के लिए मान लिए कि वो एसेट में क्लासीफाइड नहीं है और गवर्नमेंट ने बोला कि उसको अलग से दिखाना है। तो उसके लिए हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी एक नई नोड।
और अगर हम उसको नई नोड को इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम होता था, नीचे सारी चीज़ों का रिक्लासिफिकेशन करना पड़ता था। दूसरी बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रिगर्ड डिलीशन की। अगर आपने एसेट गायब कर दिया ऊपर से तो सारी की सारी चीज़ें नीचे गायब हो जाती थी, तो कैस्केडिंग हो जाती थी, कैस्केडिंग ऑपरेशन कहते थे, ट्रिगर्ड डिलीशन हो जाता था। तो एक नोड अगर डिलीट कर दी हमने टी में तो उसके चिल्ड्रंस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते थे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आपने देखा होगा टैली में अगर आप एसेट डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं करने देता है। वो इसीलिए नहीं करने देता, अगर एसेट को ही आप डिलीट कर देंगे या हायर को तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब लोअर का डाटा गायब ना हो जाए। जब आप सब डाटा गायब कर देंगे और उसकी ब्रांचेस को डिलीट करेंगे तभी वो डिलीट करना देता है टैली में। पर्टिकुलरली इस चीज़ का ख्याल किया जाता है, क्योंकि अगर मान लिया सपोज आपने क्लासीफाई किया है एसेट के नीचे, फिक्स्ड एसेट क्लासीफाई किया, फिक्स्ड एसेट के नीचे आपने प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर्स वगैरह क्लासीफाई किया, तो आपने सपोज़ प्लांट एंड मशीनरी के नीचे 10 चीज़ें और आपने फिक्स्ड एसेट को ही नोड को गायब कर दिया, तो बाकी सारी चीज़ तो गायब हो जानी चाहिए, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप एसेट को तब तक, फिक्स्ड एसेट को तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि नीचे की सारी चीज़ों को डिलीट ना कर लें। तो ये ट्रिगर डिलीशन नहीं करने देता है टैली। और टैली में क्या है कि टैली अगर आप सॉफ्टवेयर देखें तो टैली जब स्टार्टिंग में बना तो अकाउंट्स के मामले में टैली वाज वंडरफुल, लेकिन इन्वेंट्री बाद में आई है। और आपने इन्वेंट्री के बारे में सुना होगा कि अब टैली हायर वर्जन आ गया है, इन्वेंट्री भी आ गई है। तो इन्वेंट्री कब आई? इन्वेंट्री तब आई जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना, क्योंकि स्टार्टिंग में हायर के मॉडल था, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा था। 1 to 1 रिलेशनशिप बन पा रहा था, 1 to मैनी रिलेशनशिप बन पा रहा था, लेकिन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा था। इसलिए इन्वेंट्री स्टार्टिंग में नहीं आया टैली में। इन्वेंट्री तब आया जब DBMS की शुरुआत होगी। तो यानी कि जिस इन्वेंट्री में टैली है, जिस टैली में इन्वेंट्री है सॉरी, तो उसमें वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, DBMS भी है, वहाँ पर भी DBMS की RDB में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत हो गई है। तो जो स्टार्टिंग में था फ्लैट फाइल सिस्टम में था टैली बेसिकली। अब जो है टैली जो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होने लग गया है टैली में। तो सबसे पहले हायरार्किकल मॉडल था। हायरार्किकल मॉडल में इनफ्लेक्सिबल रिलेशनशिप थी, इसमें रिकॉर्ड रिलेशनशिप थी, एक रिकॉर्ड का दूसरे रिकॉर्ड के साथ रिलेशनशिप होता था। टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं थी RDBMS की तरह, बल्कि इसमें रिकॉर्ड रिलेशनशिप थी। तो हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क और प्लेक्स मॉडल में टेबल की रिलेशनशिप, रिकॉर्ड रिलेशनशिप थी, टेबल की रिलेशनशिप नहीं थी। तो क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं होता था तो नेटवर्क और प्लेक्स मॉडल लाया गया। नेटवर्क और प्लेक्स मॉडल लाया गया तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाई गई कि लूप और साइकिल परमिट्स किए जाने लगे। हायरार्किकल मॉडल में नहीं परमिट किए जाते थे, नेटवर्क्स और प्लेक्स मॉडल में रूट्स जो लूप्स और साइकिल परमिट किए जाने लगे। तो इससे वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन गया। नेटवर्क और प्लेक्स मॉडल मैसिवली कॉम्प्लेक्स बन गया और यही उसकी बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ रिलेशनल मॉडल। तो नेटवर्क और प्लेक्स मॉडल जो था वो भी रिकॉर्ड रिलेशनशिप स्ट्रक्चर में था। उसके 3 बेसिक कंपोनेंट थे, रिकॉर्ड टाइप, डेटा टाइप और लिंक्स। और इसमें क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप था। और मेन डिसएडवांटेज जैसा कहा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्योंकि होता क्या था कि अगर डेटाबेस को आप रिऑर्गेनाइज करो तो डेटा इंडिपेंडेंस लॉस हो जाती थी, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स बन चुका था पहले केस में कि डेटा इंडिपेंडेंस इसकी लॉस्ट प्रॉब्लम हो जाती थी। क्योंकि कौन सी नोड किसके साथ जुड़ी हुई है वो ट्रिगर एक ट्री फॉर्म में नहीं था, बल्कि ट्री की ब्रांचेस, एक ब्रांचेस दूसरी ब्रांचेस से जुड़ी हुई थी, एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड थी। और जब आप डालते थे, जैसे एक्सेल में आता है ना सर्कुलर लूप, आप कई बार एक सेल में एक चीज़ डालते हैं, दूसरे सेल में मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रेफरेंस दे देते हैं, तो एक सर्कुलर लूप बन जाता है एक्सेल में। तो उसी तरीके से नेटवर्क और प्लेक्स मॉडल में प्रॉब्लम थी कि डेटाबेस को रीऑर्गेनाइज करोगे तो उसका डेटा इंडिपेंडेंस लॉस्ट होने की वो थी। उसके बाद तो अगर हम इसे समराइज़ करें तो सबसे पहले फ्लैट फाइल सिस्टम आया, फिर उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट होने में सबसे पहले हायरार्किकल मॉडल आया, फिर नेटवर्क्स और प्लेक्स मॉडल और फाइनली रिलेशनल मॉडल आया, RDBMS। अगर RDBMS की बात करेंगे तो वो रिवॉल्यूशनरी चीज़ थी। तो आज की डेट में जो मेजॉरिटी ऑफ DBMS 99% या 95% DBMS जो है वो, जिसमें सबसे ज़्यादा कमर्शियल मॉडल्स में जो मॉडल यूज़ होता है
वो DBMS है, वो DBMS RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इस मॉडल में क्या है, इसमें बहुत तगड़ी मैथमेटिकल बैकिंग है और इसमें रिलेशनल अलजेब्रा है और रिलेशनल कैलकुलस है। अब अलजेब्रा क्या है आप सबने पढ़ा होगा, कैलकुलस जो होती है वो जब 10th वगैरह 12th पढ़ते हैं तो उसमें कैलकुलस पढ़ी जाती है। तो कैलकुलस भी एक मैथमेटिक्स का फॉर्म है और हायर मैथमेटिक्स का फॉर्म है। तो इनमें अलजेब्रा और कैलकुलस ही नहीं, रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस यूज़ होती है। तो अगर लो लेवल पर है और ऑपरेटर ओरिएंटेड लैंग्वेज लेवल पर यूज़ करनी है तो रिलेशनल अलजेब्रा यूज़ करेंगे। हाई लेवल पर हम डिक्लेरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसका नाम है रिलेशनल कैलकुलस। तो इसमें क्या होता था कि हम डेटा को जो है टेबल्स में रखना स्टार्ट किया। पहली बार रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स में यूज़ हुआ और सब में रखना स्टार्ट किया। तो EF कोड ने एक रिलेशनल मॉडल में 12 रूल प्रोवाइड किए और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिलेशनल मॉडल के उसने जो बताए, जो हमको पढ़ने हैं, जो हमको समझने हैं, वो ये हैं। पहला क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिलेशनल मॉडल के टेबल से निकल कर आए हैं कि एक टेबल में जो होता है वो निकल कर आया है। तो टेबल क्या होती है, 2 डायमेंशनल होती है। तो इसी तरीके से जो रिलेशनल डेटाबेस है वो भी 2 डायमेंशनल है, उसमें रोज़ और कॉलम्स होती हैं। RDBMS में भी रोज़ और कॉलम्स होती हैं क्योंकि RDBMS कुछ नहीं है, टेबल के फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन है। 2 रो आइडेंटिकल नहीं हो सकती हैं, डुप्लीकेट रो अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ है, इसलिए नहीं अलाउ है क्योंकि डेटा रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक गलती के लिए कोई चांस नहीं होना चाहिए। तो रो भी उन्होंने लिमिट कर दी है। अगर एक रो में एम्प्लॉय कोड है तो दूसरी रो में फिर से वो एम्प्लॉय कोड नहीं होगा। हाँ, अगर 2 अलग अलग टेबल हैं तो उसको लिंक करने के लिए एक फॉरेन कीज़ जा सकती है, जैसे प्राइमरी की। ऐसा होता है कि कैंडिडेट की, प्राइमरी की और फॉरेन की 3 टाइप की होती है। कैंडिडेट की जैसे मैंने पहले बताया था कि जो कोई भी यूनिक की को कैंडिडेट की कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉय कोड से पहचाना जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसका एक यूनिक एम्प्लॉय कोड होगा, यानी कि 1-to-1 रिलेशनशिप। तो लेकिन एम्प्लॉय के कई चीज़ यूनिक हो सकती हैं, जैसे PF नंबर हो सकता है, पैन नंबर हो सकता है। तो इनमें से ये सारी कीज़ कैंडिडेट की हैं। इनमें से हमने एक की चूज़ की जिसका नाम है एम्प्लॉय कोड सपोज, तो वो प्राइमरी की होगी। अगर यही प्राइमरी की से हम दूसरी टेबल क्रिएट कर रहे हैं और HR एक सिस्टम है उसमें एक और टेबल क्रिएट करें कॉमन डेटाबेस में HR का, तो दोनों की प्राइमरी की से लिंक होगी, यानी एम्प्लॉय से दोनों की लिंक होगी। तो जो एम्प्लॉय की है, जो प्राइमरी की एक टेबल में, दूसरी टेबल में वो फॉरेन की कही जाएगी। और उसके बाद फिर मेरे पहली टेबल में मेरा नाम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक एम्प्लॉय कोड है, उसके आगे नाम है, वो हो सकता है। लेकिन दूसरी टेबल में केवल मेरा एम्प्लॉय कोड जाएगा, नाम नहीं जाएगा। एम्प्लॉय कोड के आगे नाम ऐसा करके नहीं जाएगा। तो यानी कि कोई 2 आइडेंटिकल और डुप्लीकेट रूल्स अलाउ नहीं होते हैं। रो की ऑर्डरिंग इनसिग्निफिकेंट होती है, कॉलम की ऑर्डरिंग इनसिग्निफिकेंट होती है। डेटा आइटम को एटॉमिक इन नेचर में आपको करना पड़ेगा। एटॉमिक का मतलब यह है कि उसके बाद डेटा स्प्लिट आउट नहीं किया जा सकता है। इतने छोटी सी छोटे उसमें डेटा को रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, मेरा नाम आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है मेरे नाम के आगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम चंद्रशेखर, आप बरोला उसको स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन उसको अल्फ़ाबेट में फर्दर स्प्लिट करेंगे तो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि अगर आप CHANDRA अलग अलग फील्ड बना देंगे तो उसमें लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम करके 3 कॉलम बना सकते हैं, उससे ज़्यादा स्प्लिट आउट नहीं कर सकते हैं। तो वो एटॉमिक नेचर में हो गया। उसके बाद लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। एटॉमिक का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक का मतलब ये हुआ कि एटम्स के नीचे अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन सब में सेम होते हैं। एटम्स अलग अलग होते हैं, हाइड्रोजन का अलग एटम होता है, हीलियम का अलग एटम होता है। एटम को तोड़ देंगे तो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी किसका एटम था। तो एटॉमिक इन नेचर का मतलब ये है कि सारे डाटा आइटम जो है वो उससे आगे हम उनको स्प्लिट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है कि सारी एंट्रीज जो हैं अगर एक कॉलम में है तो सेम कैटेगरी में, यानी कि एक पहले कॉलम में अगर हम एम्प्लॉय कोड हैं तो सारे एम्प्लॉय कोड हैं, दूसरे कॉलम में नेम है तो सारे नेम हैं, डेट ऑफ बर्थ है तो सारे डेट ऑफ बर्थ है।
लास्ट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ टेबल में एक कॉलम होगा जैसे की कॉलम कहेंगे, जैसे प्राइमरी की कहेंगे, जिसकी वैल्यू यूनिक होगी और नल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल इसीलिए अगर मान लीजिए सपोज मेरा कैंडिडेट की 3 चीज़ है, पैन नंबर है, पीएफ नंबर है और आपका एम्प्लॉय कोड है और बैंक अकाउंट नंबर है, तो बैंक अकाउंट नंबर, मेरी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है, बैंक अकाउंट नंबर खुला नहीं, तो वो नल होगी, तो वो प्राइमरी की नहीं हो सकती है। पैन नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत लोगों का पैन नंबर नहीं होता है। पीएफ नंबर, जो नए एम्प्लॉय जो ज्वाइन करते हैं उनका पीएफ अप्लाई नहीं होता है, या एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर उनका अप्लाई नहीं होता है या पीएफ के एग्जाम्पशंस वगैरह हैं, तो उस केस में उसका पीएफ नंबर नहीं होगा। लेकिन एम्प्लॉय कोड हर एक केस में होगा, तो की कॉलम की वैल्यू यूनिक होगी और नल नहीं हो सकती। तो क्योंकि सिंप्लिसिटी थी यूसेज की, तो रिलेशनल मॉडल ने वाइड एक्सेप्टेंस पाई डेटाबेस डेवलपर्स और यूज़र कम्युनिटी के बीच में। तो यानी कि आज की डेट में जो चीज़ चल रही है वो रिलेशनल डेटाबेस है, और रिलेशनल डेटाबेस जो है या तो रिलेशनल अलजेब्रा को यूज़ करता है, रिलेशनल कैलकुलस को यूज़ करता है, और रिलेशनल जो कैलकुलस है वो हाई लेवल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, रिलेशनल अलजेब्रा लो लेवल ऑपरेटर ओरिएंटेड है, और रिलेशनल मॉडल में रिकॉर्ड्स टेबल में रखे गए और पहली बार टेबल में रखे गए। जो ओरेकल और एमएस एक्सेस इसका एग्जांपल है, और ये इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की यूज़ होती थी कि अगर आपने टेबल में रखा तो फिर उसके बाद आपने इनको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को ट्रेन किया, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो जानता था कि किस तरह से स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी डाली जाए और उससे डेटाबेस को पढ़ा जाए, डेटाबेस को पढ़कर उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। तो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप्स पढ़ लिए। अब एक चीज़ और है कि किसी भी डेटाबेस में या रिलेशनल डेटाबेस में एक डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो हमारी स्टडी में अगली चीज़ दी हुई है रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी। तो डेटा इंटेग्रिटी मतलब ये है कि डेटा की इंटेग्रिटी सही होनी चाहिए, यानी डेटा जो है वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, यानी वो सोर्स से मैच करना चाहिए, उसकी एक इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि वो गलत नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली उस इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कई चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कोड है। एम्प्लॉय कोड जो है वो जनरली मिक्स ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, तो उसमें दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, लेकिन उसमें स्पेशल करैक्टर्स नहीं होंगे। तो उसमें जो हो सकता है वो 6 डिजिट का हो, तो वो 6 डिजिट का हो, वो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हम उसमें बना सकते हैं, ताकि डेटा अगर कोई गलत डाले तो डाल ना सके। उसके बाद 2 आदमियों के सेम नंबर नहीं होंगे, तो 2 आदमियों के सेम एम्प्लॉई कोड नहीं होंगे, तो ये भी हमें एक कंस्ट्रेंट उसमें डाल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि एक और कंस्ट्रेंट हो सकता है कि अगर एक आदमी के एम्प्लॉई कोड में 2 सपोज़ 2 हमने क्या बोला अल्फ़ा डिजिट है और 2 न्यूमेरिक डिजिट है, सपोज़ AA12 या जनरली 314, अगर केवल नंबर है 3314 या 3315, यानी 1000 से शुरू होते हैं और आपके 9999 तक एम्प्लॉय कोड हो सकते हैं। तो ये कंस्ट्रेंट्स उसमें डालने पड़ेंगे। जैसे नेम में कभी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती, उसमें नॉन न्यूमेरिक वैल्यू ही हो सकती है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स डालने पड़ेंगे ताकि डेटा की इंटेग्रिटी बनी रहे, ताकि डेटा की इंटेग्रिटी ख़राब नहीं हो। तो उसमें सबसे पहले कि जो सेवरल टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स लागू गए, उसमें सबसे पहले डेटा इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में था डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक कॉलम है टेबल का, तो वो सारी वैल्यू सेम डोमेन से होनी चाहिए, यानी कि अगर पहला कॉलम है उसमें नेम है तो वो सारे नेम होने चाहिए, कोई दूसरी चीज़ नहीं आ सकती है। दूसरा एंटिटी इंटेग्रिटी थी है। एंटिटी इंटेग्रिटी का मतलब ये है जो प्राइमरी की है उसकी वैल्यू वैलिड होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए, एक ही बार होनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटिटी इंटेग्रिटी में अगर एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय कोड को हमने बेस बनाया है, तो सारे के सारे एम्प्लॉय कोड होनी चाहिए, बीच में कोई एम्प्लॉय कोड मिस नहीं होना चाहिए, और हर एक एम्प्लॉय कोड का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई डुप्लीकेट एम्प्लॉय कोड है वहाँ पर नहीं हो सकता। तो ये एंटिटी इंटेग्रिटी होती है। फिर एक रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होती है। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जैसे मैंने बताया कि फॉरेन की है, तो उसमें प्राइमरी की सपोज़ मेरे एक टेबल है, उसमें प्राइमरी की मेरी एम्प्लॉय कोड है, और दूसरा मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ। दूसरे सिस्टम में अगर टेबल जो है
अगर कोई फॉरेन की है, सपोज एम्प्लॉय कोड ही फॉरेन की है, तो फॉरेन की आइदर मैच करनी चाहिए, उससे बाहर नहीं होनी चाहिए, या जो वैल्यू है नल होनी चाहिए। सपोज़ कुछ लोग नए ज्वाइन करते हैं और उनको एम्प्लॉय कोड नहीं मिला हुआ है, और एम्प्लॉय कोड नहीं मिला हुआ है तो उस समय तक वो इनको कोई चीज़ इशू किया गया है, तो जिनको एम्प्लॉय कोड मिला हुआ है उनकी अगर वो दूसरी टेबल है अगर, तो उसमें सारे एम्प्लॉय कोड होने चाहिए या वहाँ पर वैल्यू नल होनी चाहिए। तो ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी एक रेफरेंस क्रिएट करती है, और ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्यों होती है? क्योंकि अगर हम रेफरेंस बनाएंगे तो हमें बाकी डेटा नहीं लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी टेबल में मैं अपना नाम लेने की ज़रूरत नहीं, डेजिग्नेशन लेने की ज़रूरत नहीं, एक ही टेबल में एम्प्लॉय कोड है और डेजिग्नेशन है, क्योंकि अगर हम डेजिग्नेशन एक जगह में चेंज करेंगे तो सब जगह में चेंज हो जाएगा। तो जितने कम फील्ड्स रखेंगे तो हमें चेंज करने की ज़रूरत, मल्टीपल जगह अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक जगह में अगर हमारा सपोज़ मेरा एम्प्लॉय कोड है, नेम है और डेजिग्नेशन है, सपोज आज की डेट में मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, कल की डेट में मैनेजर बन जाता हूँ, तो मेरी एम्प्लॉय कोड के सामने जो मैनेजर है, जो अगर मैं उसे अपडेट कर देता हूँ, एग्जीक्यूटिव से मैनेजर अपडेट कर देता हूँ, तो वो सब जगह के लिए अपडेट हो जाएगा। तो इसे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहते हैं, और ये ही बहुत बड़ा पावरफुल टूल है। ये छोटा सा चीज़ लगती है लेकिन बहुत पावरफुल टूल है कि अगर आप टेबल में एक जगह में एक ही डेटा रखते हैं और एक जगह अपडेट करते हैं तो वो सारी जगह अपडेट हो जाता है, हर चीज़ में वो अपडेट हो जाता है। तो ये सिंपल टूल्स हैं। फिर उसके बाद ये है ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट। तो ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? बिजनेस के ऑपरेशन में कई चीज़ यूनिक होती हैं, जो बिजनेस रूल्स होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं जिसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है, तो ये कंस्ट्रेंट डेटाबेस वायलेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कोड स्टार्ट हो सकता है, अगर छोटी कंपनी है तो 1000 से 9999 तक हो सकता है, और बड़ी कंपनी है तो हो सकता है 10,000, 1 लाख से 1 करोड़, 1 लाख से 99,999 तक हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर क्या है, किस तरह से है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय कोड 1000 है और हमारे पास 10-12 लोगों की कंपनी है, बड़ी मुश्किल से कोई जाता है, तो 1000 से 9999 होना बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है। कंपनी में उतना टर्नओवर होना बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है, तो हम ये रख सकते हैं। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो कंस्ट्रेंट्स डेटाबेस पर इन्फोर्स किए जाते हैं बिजनेस रूल से या इन्वायरमेंट से जहाँ वो ऑपरेट करते हैं, तो वो वायलेट नहीं करनी चाहिए कंस्ट्रेंट्स। तो बेसिकली ये जो है रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी के बेसिक कंस्ट्रेंट्स हैं, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या करते हैं? वो इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करते हैं, एक्यूरेसी ऑफ डेटा मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली इंटेग्रिटी और एक्यूरेसी पे अगर देखा जाए तो एक ही चीज़ है। अगर डेटा एक्यूरेट है तो वो इंटेग्रिटी वाला, अगर डेटा में इनएक्यूरेसी आ गई तो उसकी इंटेग्रिटी इम्पेयर हो गई। तो बेटर वर्ड है, बेटर वर्डिंग का यूज़ करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग का यूज़ किया हुआ है स्टडी में, और मीनिंग उसका एक्यूरेसी से है। So in case of any feedback or in case of any improvement, you can call me at 9899123008. Thanks.